Good evening, everyone. So today, uh, I welcome you all in this webinar. This webinar is going to be on search engine optimization. Okay. Uh, so I move ahead and tell you something about what is search engine optimization. तो जैसे कि आप यहाँ पे से कुछ इंग्लिश वाले भी हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं एंड कुछ हिंदी वाले भी हैं, तो मैं दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। व्हाट इज, जैसे ही कोई हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा कि ये एसईओ होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये जो काम आता है वो किसके काम आता है, जैसे आप जो भी वेबसाइट वगैरह देखते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि आप अमेजन को यूज करते हो, आप फ्लिपकार्ट को यूज करते हो एंड अदर वेबसाइट को यूज करते हो, तो उसमें वो वेबसाइट होती हैं वो किस हिसाब से पहले और बाद में आती हैं। कोई वेबसाइट फर्स्ट प्लेस पे आ रही है आपके ब्राउजर में, कोई वेबसाइट 10th प्लेस के ऊपर आ रही है, तो वो कैसे डिसाइड होता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिसाइड करता है कि हम कैसे, हमने हमारी वेबसाइट को, उसका जो पेजेस वगैरह हैं या उसका जो कंटेंट है उसको कैसे हमने पोस्ट कर रखा है या डिजाइन कर रखा है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको डिसाइड करता है कि कैसे वो रैंक होगी आपकी वेबसाइट, और फर्स्ट प्लेस पे आएगी या फिर सेकंड प्लेस पे या थर्ड प्लेस पे या जो भी आगे बाद के प्लेस होते हैं उन पे आएगी। तो हाउ डज सर्च इंजन वर्क। तो सर्च, अभी मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बता रहा हूँ कि सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने गूगल का नाम सुना होगा एंड याहू का भी सुना होगा, बट और भी बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल होते हैं जिनका नाम शायद आपने कभी सुना होगा। बट गजल प्लीज डोंट राइट एनीथिंग हियर। ओके, सो ये वर्क कैसे करते हैं, इनमें 3 टर्म्स होती हैं सर्च इंजन में, और भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जैसे कि यांडेक्स होता है एंड बिंग है, वो भी सर्च इंजन है। तो ये वर्क कैसे करते हैं, तो इनमें 3 टर्म होती हैं जो सर्च इंजन की वर्किंग में, वो 3 तरीके से वर्क करते हैं। जैसे ही हम कोई वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं तो वो पेजेस कैसे आते हैं, कैसे शो होते हैं कि कौन सा पेज शो होना चाहिए, तो एक तो क्रॉलिंग होता है। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास में, यानी कि हमने कुछ भी वेबसाइट में पुट किया, यूआरएल डाला कहीं पे भी, तो एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर के पास में। तो वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के अनुसार वो जो www होता है, इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, उससे उन पेजेस को क्रॉल करने लग जाता है कि इसके जो हमने वर्ड डाला है या जो कीवर्ड डाला है उसके अनुसार कौन कौन से पेजेस ऐसे हैं जो उसमें शो हो सकते हैं या शो करने चाहिए, तो वो उनको क्रॉल करता है। देन सेकंड प्रोसेस होती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे होती है, जो उसके रिलेवेंट होता है, जैसे कि आपने कुछ भी नाम डाला, जैसे कि आपने कुछ भी नाम डाला, ओके, जैसे कि आपने कुछ भी नाम डाला तो वो उसके हिसाब से उसमें वो सर्च इंडेक्स करता है उसको। जैसे कि कीवर्ड डाला हमने कोई भी फाइनेंशियल फ्री या कुछ करके। राहुल म्यूट योर माइक्रोफोन। तो भैया वो सॉरी सर ना, आप एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैक कर सकते हो? आपने क्या बताया, मैं कनेक्शन चले गए थे मेरे। ओके, आप है ना बाद में ये वेबिनार को सुन सकते हो, बाद में आप देख लेना। ओके, मैं आपको भेज दूंगा लिंक यूट्यूब ओके। का, या प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन द मिडल ऑफ द वेबिनार। सो इसमें 3 टर्म्स होते हैं। पहला क्रॉलिंग होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे हम कोई वेबसाइट का यूआरएल या कोई भी कीवर्ड पुट करते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास में। देन वो उस रिक्वेस्ट के अनुसार, उस कीवर्ड के अनुसार, वो जो बोट होता है वो उसको फाइंड करता है कि उसके अनुसार कौन कौन से रिलेवेंट पेजेज हैं, तो देन वो उसको इंडेक्स करता है। इंडेक्स करने के बाद में क्या होता है कि, एक मिनट, टेक्स्ट करने के बाद वो उनको रैंक करता है। जैसे मैंने आपको बोला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसके काम आता है, कि आपकी पेज को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाने के लिए, या फर्स्ट प्लेस पे आपका पेज आ रहा है या सेकंड पे आ रहा है या थर्ड पे आ रहा है, तो इस तरीके से ये रैंकिंग होती है। अब इनमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एल्गोरिथम, कौन कौन सी हमको कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट पेज पे आपके अपने पेज को, ब्लॉग को कैसे रैंक करवा सकते हो या पोस्ट को कोई भी। तो फर्स्ट क्या होती है, क्रॉलिंग होती है, ध्यान रखना होता है। सेकंड क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, जिसमें वो मेटा डेटा, टाइटल, हेडिंग, कंटेंट और पेज के अनुसार उसको इंडेक्स करता है। देन वो उसको रैंक करवाता है बेस्ड ऑन द सर्च इंजन एल्गोरिथम।
ये सर्च इंजन की एल्गोरिथम होती हैं। अब तक इसमें 9 अपडेट आ चुकी हैं गूगल की भी, यहाँ तक की। तो वो अपडेशन चलते रहते हैं उसमें, क्योंकि धीरे धीरे क्रॉलर हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बट अभी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप अपने पेज को रैंक करवा सकते हो फर्स्ट पेज पे। बट कुछ टाइम आपको याद रखनी होंगी जो सर्च इंजन से रिलेटेड होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक तो www होता है, जिसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ओके, तो ये www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जैसे कि हम कुछ भी, जो भी हम वेबसाइट करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, एक नेटवर्क होता है जिससे ही हमारी वेबसाइट चल पाती है। दूसरी हमारी वेबसाइट होती है, जो हमारा ब्लॉग होता है, या जो हम किसी भी हम खुद की बिजनेस की वेबसाइट होती है वो। एंड थर्ड स्पाइडर बोट होता है। ये क्या करता है कि ये जो स्पाइडर बोट क्या करता है, इसको स्पाइडर जैसे कि मकड़ी का जाल होता है, इंटरनेट को भी एक तरीके से जाल ही बोलते हैं। तो ये स्पाइडर बोट होता है, ये क्या करता है कि ये लिंक के थ्रू ट्रेवल करता है। इसीलिए लिंक बहुत मैटर करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि वो केवल लिंक की भाषा को समझ सकता है, और वो लिंक के थ्रू ही मैटर कर सकता है। इसलिए इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और वो सारी चीजें जरूरी होती हैं। वो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि आगे कैसे क्या करना होता है आपको। तो देन उसके बाद में डेटा सेंटर होते हैं, कि हमारा डेटा कौन से सर्वर पे स्टोर हो है। अगर जैसे कि आपका डेटा सेंटर इंडिया में है, तो आपके इंडिया में जो भी यूजर सर्च करेंगे, तो उन आपकी रैंकिंग उससे वहाँ पे फास्ट होगी। वो इसी वजह से फास्ट होती है क्योंकि आपका डेटा सेंटर इंडिया में है। अगर यूएसए से आपका कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। बट दूसरे देश से, कंट्री से अगर कोई सर्च कर रहा है आपके वेबसाइट को उस कीवर्ड से, तो वो थोड़ी स्लो होगी। बट ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट फिर भी ये मैटर करता है अगर आप कोई बड़े बिजनेस की वेबसाइट चला रहे हो। बट ब्लॉग के लिए इतना ज्यादा सोचने का नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको एसईओ के बारे में नहीं बताया, मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। क्योंकि अगर हमको पता है कि हम वो कैसे वर्क करता है, देन उसी में हम कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके उसको सुधार सकते हैं, कि फर्स्ट प्लेस पे हमारी वेबसाइट या हमारा ब्लॉग है वो रैंक कैसे हो। तो एसईओ का मतलब क्या होता है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मीन्स कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज किया जाता है इसके द्वारा। ओके, तो इट इज द प्रैक्टिस बाय विच वी कैन इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। ऑर्गेनिक का मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे प्रैक्टिस होती है जिनके जरिए हम खुद के पेज को फर्स्ट प्लेस पे रैंक करवा सकते हैं। जैसे कि एड्स वगैरह भी होते हैं, बट वो क्या होते हैं? पेड होते हैं। बट जो ऑर्गेनिक होता है वो क्या होता है? वो पूरी तरीके से फ्री होता है। तो जो फ्री है उसको हम यूज नहीं ले रहे, तो उसमें बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि ये एक फ्री का ट्रैफिक होता है जो आप आराम से ले सकते हो केवल थोड़ी सी टेक्निक्स अपना के। तो आगे चलते हैं। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ एसईओ क्या 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 होते हैं, कौन कौन से टाइप के एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। तो दो टाइप के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट होता है ऑन पेज एसईओ, एंड सेकंड होता है एंड सेकंड होता है सेकंड होता है ऑफ पेज एसईओ। ओके, फर्स्ट ऑन पेज एसईओ होगा एंड सेकंड ऑफ पेज एसईओ होगा। थर्ड अब आती है रैंकिंग। तो रैंकिंग के किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, देन उन्हीं फैक्टर में हमको चेंजेस करने होंगे, उन्हीं फैक्टर में हमको कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी। तो रैंकिंग किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? तो एक तो जो हमारा सर्च इंजन है उसकी एल्गोरिथम क्या क्या है, वो किस हिसाब से हमारे पेजों को रैंक करवा रहा है, उसको ध्यान में रखकर ही हमको उसमें इंप्लीमेंट करने होंगे। जैसे कि बैकलिंक कैसे, वो सारी चीजें कैसे जनरेट होंगी, जैसे मेटा डेटा जो मैंने बताया आपको शुरू शुरू में, कि इंडेक्सिंग मेटा डेटा के अनुसार टाइटल कैसे लिखना होगा, वो सारी सर्च इंजन के एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करती हैं। बट 200 प्लस फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर रैंकिंग डिपेंड करती है, बट हम इतने सारों पे वर्क नहीं कर सकते। बट जो मेन फैक्टर है उनके ऊपर तो हम वर्क कर सकते हैं ना। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स आर डोमेन लेवल फैक्टर्स, साइट लेवल फैक्टर्स, पेज लेवल फैक्टर्स एंड बैकलिंक फैक्टर्स। तो ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो रैंकिंग को डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंकिंग कौन से पेज पे, कौन से प्लेस पे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डोमेन लेवल फैक्टर्स। तो डोमेन लेवल फैक्टर्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे कीवर्ड इन डोमेन नेम। अगर आपके डोमेन में कोई कीवर्ड इंक्लूड है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पर रैंक करे। सेकंड होती है डोमेन की एज। डोमेन की एज भी डिसाइड करती है, क्योंकि नए डोमेन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। जैसे कि हम, क्योंकि नया डोमेन, जैसे कि किसी ने भी 499 का डोमेन खरीद लिया या 79 का, या क्योंकि बहुत सस्ते सस्ते डोमेन आ जाते हैं,
तो नए डोमेन के ऊपर जो हमारा सर्च इंजन होता है उसका ट्रस्ट नहीं होता है, कि कुछ लोग स्कैम के लिए भी आते हैं, तो इसलिए डोमेन की एज भी डिपेंड करती है उसके ऊपर। न्यू जॉइनर प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, आपका माइक्रोफोन म्यूट कर लेना जिससे कि डिस्टर्ब ना हो। ओके, एंड ध्यान से सुनिएगा। बाकी और क्या क्या होती है जो फैक्टर है, डोमेन लेवल फैक्टर में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? TLD, टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ डोमेन नेम होते हैं, उनके नीचे पीछे लगा होता है .com, एंड कुछ के पीछे लगा होता है .in, कुछ के भी .org, कुछ के पीछे .tk। तो ये मैटर कैसे करता है? ये आपको टॉप लेवल डोमेन ही चूज करने से ये हमेशा ये रैंकिंग में मैटर करते हैं। और अगर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा .com डोमेन ही लो। वो उससे आपकी रैंकिंग अच्छी होगी और आपको वर्ल्ड वाइड एक एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि .in डोमेन क्या करता है, डिनोट करता है इंडियन को, इंडियन कंट्री को, बट .com डोमेन पूरे वर्ल्ड वाइड को प्रेजेंट करता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा कभी भी कोई वेबसाइट बनाओ तो उसका .com डोमेन ही लो। ओके, देन होती है डोमेन की प्राइवेसी, की आपने डोमेन को प्राइवेसी दे रखी है या नहीं दे रखी है। उसको हम जाके huiz.info में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि डोमेन प्राइवेट है या नहीं है। अगर पब्लिक डोमेन होगा तो ये अच्छा रहेगा, उसके लिए उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, क्योंकि उसमें ट्रस्ट होता है, बिल्ड करता है कि इसने कुछ भी चीजें छिपा नहीं रखी है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। दूसरा, पेज लेवल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो डिसाइड करते हैं रैंकिंग को? फर्स्ट होता है कीवर्ड्स इन मेटा टैग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग्स कौन कौन से होते हैं? जैसे टाइटल टैग हुआ, डिस्क्रिप्शन टैग हुआ। तो इनमें अगर हम कीवर्ड्स को इंक्लूड करें, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ नहीं होते, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन के ऊपर। जो लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन के ऊपर, वो ही कीवर्ड्स का वर्क करते हैं। तो ये इंक्लूड होने चाहिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। ये किस में आता है? पेज लेवल फैक्टर्स में आता है। दूसरा क्या होता है कि हेडर होता है। हेडर में भी आपको जो कीवर्ड्स इंक्लूड कर रहे हैं, जो आप टाइटल में इंक्लूड कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर रहे हैं, उस कीवर्ड को आपको हेडर में भी इंक्लूड करना है। देन यूआरएल, अगर यूआरएल में वो इंक्लूड है तो अच्छा है। जैसे कि आपके यूआरएल में कोई भी वेबसाइट का नाम हो गया, जैसे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, जैसे ये https financialfree.com। ओके, देन इसके बाद में जो कुछ भी होगा जैसे अबाउट अस होगा, तो ये सारी चीजें, अब इसमें ये यूआरएल में ये तो अपना फिक्स ही रहता है, बट जो ये पीछे का होता है जैसे कि अबाउट अस हुआ, कॉन्टेक्ट अस हुआ, इसको स्लग बोलते हैं। ओके, तो ये चेंज होता रहता है। अगर आप इसमें कीवर्ड इंक्लूड करते हैं खुद की वेबसाइट के में, तो एक मैटर करता है, वो बहुत रैंकिंग में आपको बेनिफिट करता है। ओके, देन अभी नीचे चलते हैं और आगे कौन कौन से फैक्टर हैं वो देखते हैं। कंटेंट लेंथ, लेंथ ऑफ कंटेंट भी आपके पेज लेवल फैक्टर्स में आती है। अगर आपका लेंथ कम है कैरेक्टर का या वर्ड्स का, जो भी आप एक पेज पर यूज कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट में यूज कर रहे हैं, कम से कम 300 वर्ड तो गूगल डिटरमाइन करके ही चलता है। अगर उससे कम कंटेंट होगा तो आपका पेज रैंक नहीं होगा। तो लगभग आपको कोई भी, अगर आप कोई आर्टिकल या पोस्ट लिखे तो उसमें लगभग 1000 वर्ड्स आपको यूज करने हैं कंटेंट में। और दूसरा क्या होता है? पेज लिंक्स। पेज में लिंक्स जरूर ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि स्पाइडर बोट होता है, वो क्या करता है, लिंक के जरिए ट्रेवल करता है या क्रॉल करता है पेजेस को। तो लिंक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके रैंकिंग में। अगर आपने लिंक बिल्ड नहीं कर रखे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लिंक को हमेशा इंक्लूड करके रखो। ओके, देन आती है लोड स्पीड। ये भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि लोड स्पीड क्या होती है कि अगर आपकी जो पेज की लोड स्पीड 3 सेकंड से या 2 सेकंड से भी ज्यादा होती है, तो विजिटर आपकी वेबसाइट को लीव करके चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी इतना टाइम नहीं देना चाहता, वो दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ये फैक्टर। देन आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मैटर करता है इसमें। इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि हम गूगल में जैसे ही सर्च करते हैं तो उसमें आता है, एक तो ऑल का आता है, एक न्यूज का आता है टैब, एंड एक इमेज का आता है। तो इमेज में वो सारी चीजें दिखाती हैं जिनको हमने ऑप्टिमाइज करके रखा होता है, या जिन भी लोगों ने उनको ऑप्टिमाइज करके रखा होता है उन इमेज को, वही इमेज पहले शो होती हैं जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं। तो अब आता है कंटेंट रिसेंसी, कि कितना कंटेंट कितना पुराना है, कितना नया है, वो भी मैटर करता है आपके लिए, या यूनिक है या नहीं है। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड जो है आपके, जो मैंने आपको क्या बताया, कीवर्ड इसमें भी इंक्लूड होना चाहिए टाइटल डिस्क्रिप्शन में, और ये सारी चीजें। कीवर्ड डेंसिटी का मीन्स क्या होता है कि आपका जो कीवर्ड है वो पूरी तरीके से सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है पूरे ब्लॉग के ऊपर या पूरी पोस्ट के ऊपर। क्योंकि अगर सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो वो एक ड्रॉबैक होगा, आपका पेज रैंक नहीं होगा। साइट लेवल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं? जैसे कि वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट।
अगर आपका कंटेंट रिलेवेंट नहीं है, जैसे कि अगर आपने ब्लॉग बना रखा है किसी हेल्थ के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, बट आप उस पर आर्टिकल डाल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग या किसी दूसरी चीज के ऊपर या और किसी अर्न मनी के ऊपर, तो उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि ये आपका रैंक होगा या नहीं होगा। तो वो साइट लेवल फैक्टर में इंक्लूड हो जाते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फो आपको जरूर से देनी होती है, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। दूसरा आता है डोमेन ट्रस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोमेन कितना पुराना है नया है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। साइट का स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि जो बोट होता है वो लिंक के जरिए ट्रेवल करता है। ये बात आप हमेशा याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें एसईओ के ऊपर। तो इसमें साइट स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके बाद में जैसे कि हमने पेज बना दिया, होम का बना दिया, कॉन्टेक्ट बना दिया, अबाउट अस का बना दिया, बट उनमें ट्रेवल कैसे करेगा, तो उसके लिए हमको नेविगेशन लिंक मेन्यू बार बनानी पड़ती है। तो उसका साइट स्ट्रक्चर कैसा है वो भी डिपेंड करता है। अगर साइट नेविगेशन इजी नहीं होगा तो कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट से फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगा, मूव कर जाएगा। साइट मैप क्या करते हैं, ये डिसाइड करता है साइट स्ट्रक्चर को, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है क्रॉल के या बोट के, क्रॉलर के, और जो स्पाइडर बोट होते हैं उनके। दूसरा क्या होता है, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो ये क्या करती हैं, ये डोमेन को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि थेफ्ट होते हैं आजकल, तो उनसे बचने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल एक यूज किया जाता है। और हम SSL सर्टिफिकेट भी यूज करते हैं उसके लिए। तो एक क्या आता है, टर्म्स एंड कंडीशन पेज, ये भी होना चाहिए। ये ट्रस्ट आपकी जो टर्म और कंडीशन क्या है, आप जो हमारा डाटा यूज ले रहे हो उसको कहाँ पे यूज कर रहे हो, ये सारे पेज भी हमको बिल्ड करके रखनी चाहिए। एक प्राइवेसी पेज होता है। तो ये जितने भी पेजेस होते हैं वो साइट लेवल फैक्टर्स में आते हैं। एक साइट नेविगेशन, जैसे कि मेन्यू बार या इसके पेज के बाद में कौन सा पेज आना चाहिए, नीचे भी हमको कुछ लिंक देने चाहिए जिनके जरिए वो, या पोस्ट के लिंक, या जो भी हमारे नई ब्लॉग पोस्ट ज्यादा रैंक करे उनके आप लिंक दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो साइड में या ब्लॉग पेज में। जैसे कि हम, आपने किसी भी ब्लॉग को देखा होगा, उसमें साइड में क्या होता है, रिसेंट पोस्ट का बटन भी होता है। तो वो नेविगेशन के लिए काम करता है, कि नेविगेशन आसान हो जाता है कि इस पोस्ट के बाद आप किसी दूसरे पोस्ट पे भी जा सकते हो। देन उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में बैकलिंक फैक्टर आते हैं। बैकलिंक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, लिंकिंग डोमेन एज, लिंकिंग रूट डोमेन को लिंक करना, नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स। देखो आप बैकलिंक किससे प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि बैक लिंक मैटर करते हैं, लिंक मैटर करते हैं, लेकिन जैसे कि उसमें क्या होता है, कुछ अच्छे बैकलिंक होते हैं या क्वालिटी वाले बैकलिंक होते हैं, कुछ बैड बैकलिंक होते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि गुड बैकलिंक कौन से होते हैं और बैड बैकलिंक कौन से होते हैं। ये मैटर करता है। अल्ट टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई इमेज डाल रखी है, बट आपकी जो यूजर है वो यूज कर रहा है और उसके इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, बट जब वो उसको यूज करता है तो अगर वो उसकी इमेज शो नहीं हो रही, तो उसकी जगह वो जो डेटा आपने डाल रखा है अल्ट टेक्स्ट में, वो उसके सामने शो हो जाएगा, जिससे कि उसको अजीब नहीं लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ है नहीं। तो ऑथोरिटी ऑफ लिंकिंग पेज, जिस भी पेज को आप लिंक कर रहे हो उसमें ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। ऑथोरिटी मीन्स क्या होता है कि वो एक पुराना डोमेन है या नहीं है, या उस पर पहले से उस पर ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑथोरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन ये भी मैटर करता है, कि आपका डोमेन है वो पहले से जैसे कि गूगल आपको अगर कोई लिंक प्रोवाइड करेगा, या कोई अच्छा सा जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वो अगर आपको बैक लिंक प्रोवाइड करेंगे या आपकी वेबसाइट पे वो ट्रैफिक भेजेंगे, तो वो क्या पहले से ऑथराइज्ड वेबसाइट है। तो अगर ऐसी कोई वेबसाइट आपको लिंक करेगी, आपके किसी प्रोडक्ट को लिंक करेगी, तो आपको एक अपलिफ्ट मिल जाता है उसमें एसईओ में। वो फिर उसमें ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, और फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आप गूगल है जो, या कोई भी जो सर्च इंजन होता है, वो उसको रैंक करवाता है फर्स्ट पेज के ऊपर। गेस्ट ऑथर्स जैसे कि कोई अच्छी अच्छी वेबसाइट होती है, देन उनके हम कॉन्टैक्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां पे से हम बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके हम उनको लिख सकते हैं कि हम आपके ऊपर गेस्ट आर्टिकल पोस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि वो आगे कैसे कर सकते हैं हम, वो गेस्ट पोस्ट का मैंने अलग से सेक्शन रखा हुआ है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ये कैसे किया जाता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑप्टिमाइज द एलिमेंट्स ऑन ए वेबसाइट, पेज के ऊपर क्या क्या होते हैं, कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो होती है। तो किसी ने माइक्रोफोन को, नरेश कुमार प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। सर आप ही कर दीजिए, वीडियो और ऑडियो आप इसे कर दीजिए आप ही।
नरेश कुमार, जी सर। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, म्यूट योरसेल्फ। ओके, ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि जो वेबसाइट के ऊपर एलिमेंट होते हैं, आप किसी भी वेबसाइट को देखो तो उसमें क्या क्या होते हैं कि टेक्स्ट होती है या इमेज होते हैं या वीडियो होती है। तो उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें कैसे की जाती हैं, वो ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, आपको केवल पेज के ऊपर ही करना पड़ रहा है। तो इसलिए वो ऑन पेज एसईओ बोला जाता है कि पेज के ऊपर ही आप उस सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। तो वो कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं अभी। ऑप्टिमाइज द एलिमेंट्स ऑन ए वेबसाइट, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, डन एट कंटेंट एंड कोड लेवल। दो तरीके से किया जाता है, एक तो कंटेंट के ऊपर और एक कोड के ऊपर। यूजर सर्च इंडेंट रिलेवेंसी, यानी कि यूजर जो सर्च करता है उससे वो रिलेवेंट होना चाहिए। हम पहले कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए और रिलायबल फॉर सर्च इंजन इंडेक्सिंग। रिलायबल मीन्स कि उसमें ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है वो राइट है या नहीं है। कंटेंट इंटेंट रिलेवेंसी क्या होती है कि जैसे कोई सर्च कर रहा है कपकेक्स के लिए, तो अगर आपका कोई पेज है वो कपकेक्स के लिए बना हुआ है या कोई उसी के लिए बना हुआ है, तो वही रिलेवेंट कंटेंट उसको शो होना चाहिए। तो उसके लिए ही उसी कीवर्ड के लिए वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए पेज। ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर क्यों कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के रैंकिंग फैक्टर होते हैं, एक तो कीवर्ड रिलेटेड होते हैं एंड एक नॉन कीवर्ड रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले मैं कीवर्ड रिलेटेड को यूज कर रहा हूँ। कीवर्ड्स, सबसे पहले तो क्या होता है, कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, वो मैं, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको जैसे कि आप अमेजन डालते हो, ठीक है, तो अमेजन डालते हो तो ये क्या होगा, एक कीवर्ड हो गया। अमेजन वेबसाइट ही शो होती है। क्यों शो होती है? क्योंकि उसने वो ऑप्टिमाइज कर रखा है उस पेज को या उस वेबसाइट को इस कीवर्ड के लिए, या समझ रहे हो? तो इसी तरीके से हम भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कूल पीपल डालोगे, मेरी एक दूसरा ब्लॉग है, वो आप डाल के देख सकते हो बाद में भी, उसको मैंने ऑप्टिमाइज कर रखा है। किस किस कीवर्ड के लिए? ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, कूल पीपल के लिए। तो यही वेबसाइट शो होगी, इसके 2-3 पेज शो होते हैं उस कूल पीपल के फर्स्ट पेज, फर्स्ट वाले पेज पर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर। और कुछ इमेज होती हैं वो उसकी जो इमेज सेक्शन होता है उसमें भी शो करती हैं इसकी, coolpeople.com की। तो ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके पेज को रैंक करवाने के लिए। सर्च इंजन इवोल्यूशन, ये क्या होता है कि जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें सिनोनिम होते हैं। जैसे कि जो लव है, तो लव आपने कीवर्ड यूज किया किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका अफेक्शन हो गया। तो ऐसे सिनोनिम यूज करने चाहिए हमको, वर्ड का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। ओके, एंड यूजर सर्च रिलीवेंसी, कंटेक्चुअल और कंटेंट प्राइमरी फैक्टर, ये सारी चीजें। रिलीवेंट एंड यूनिकनेस, आपका कंटेंट है वो यूनिक होने चाहिए। ट्रस्टवर्दी एंड ऑथोरेटिव होना चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं? मेटा टैग्स और अदर्स, वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं। तो वो सारी चीजें हमको मैटर करती हैं कि उनको कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि उनको कैसे यूज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो ऑन पेज नॉन कीवर्ड रिलेटेड, जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, पेज लेवल फैक्टर में भी आता है ये कि पेज की लोड स्पीड होती है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। क्योंकि जो गूगल है वो खुद का जो बोट है उनको सारी चीजों को शिफ्ट करने जा रहा है डेस्कटॉप से मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मोबाइल के यूजर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए आपको अगर आपकी वेबसाइट बनानी है तो उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाइए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो 60% से अब गूगल का ट्रैफिक आता है वो मोबाइल से ही आता है। दूसरा क्या होता है, पेज का यूआरएल, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं एक बार। पेज का स्ट्रक्चर जो साइट में की होती है वो सारी चीजें बता चुका हूँ मैं आपको। तो कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं हम? कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उन पे आप जाके कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हो, उसकी रिलेवेंट कीवर्ड ढूंढ सकते हो, उसके सिनोनिम ढूंढ सकते हो, वो सारी चीजें, क्योंकि ये मैटर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिनोनिम भी होने चाहिए उसमें इंक्लूड। तो फोकस ऑन 1 और मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स पर पेज और पर कंटेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखने की होती है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखने की है। ओके, तो ये गूगल सर्च में भी आप देख सकते हो, गूगल ट्रेंड्स में भी देख सकते हो, गूगल एड्स प्लानर में भी देख सकते हो। एंड ये 2 टूल हैं जो अलग से हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस टूल हैं और इनमें काफी अच्छे से आप उनको देख सकते हो। उबर सजेस्ट और आंसर दी पब्लिक नाम के टूल है। दूसरा क्या होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड रिसर्च में, क्या क्या होता है? कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी की, आपका कीवर्ड कितनी बार यूज हो रहा है। ज्यादा बार आपको कीवर्ड यूज नहीं करना है, अननेसेसरी यूज नहीं करना है। अगर आपका यूज हो रहा है सही तरीके से कि हाँ इसमें आना चाहिए, तो देन ही आपको यूज करना है। बेस्ड ऑन द कीवर्ड दैट अपीयर्स इन द मेटा टैग, 1 कीवर्ड पर टाइटल यूज करना है।
ये सारी चीजें आपको मैटर करती है। कीवर्ड का वेट क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर कीवर्ड क्या होना चाहिए, मेंशन इन पैराग्राफ्स इन पेजेस कैन बी यूज्ड फॉर ए कीवर्ड, कीवर्ड की प्रोमिनेंसी कि प्रोमिनेंट कीवर्ड है या नहीं है, सारी वो फोकस ऑन कीवर्ड, कीवर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए, बट उसको अननेसेसरी यूज मत करो। कीवर्ड की प्रोक्सिमिटी क्या है कि जैसे कि सिमिलर कीवर्ड और क्लोजर कीवर्ड जैसे कि सिनोनिम वगैरह जो होते हैं, इंप्रूव द रिलेवेंसी की रिलेवेंट है या नहीं है, और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट और इमेज है या नहीं है, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। दूसरा मेटा एंड अदर टैग कौन कौन से होते हैं, ये सारे टैग होते हैं जो टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, रोबोट मेटा टैग, हेडर टैग, कैनोनिकल लिंक टैग एंड अल्ट इमेज टैग, ये सारी टैग आपको यूज करने हैं और इनको आपको ऑप्टिमाइज करना है आपकी वेबसाइट को। ओके, देन मेटा टैग में कौन कौन क्या होते हैं, टाइटल टैग क्या होता है, ये टाइटल को शो करता है आपके पेज को, और क्लिकेबल हेडलाइंस होती हैं जिनके ऊपर, जिनको पढ़ के ही आपका, जैसे कि आप भी देखते हो अमेजन के ऊपर कुछ लिखा होता है, कुछ ऑफर लिखा होता है, उन पे हम पढ़ के हाँ हेडलाइन देख ली हमने, हाँ ये अच्छा लग रहा है हमको, तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है, हमको बता सकता है। तो वो सारी चीजें, इनमें नेवर स्टॉप कीवर्ड, यानी बार बार उस कीवर्ड को यूज मत करो। लेंथ शुड बी अप टू 60 कैरेक्टर, ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। ब्रांड नेम क्या है, और मेटा टैग्स में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, ये इंप्रूव करता है क्लिक थ्रू रेट को। एक तो टाइटल हो गया, देन उसके नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है, मेटा टैग होता है, डिस्क्रिप्शन टैग बोलते हैं उसको। उसकी लेंथ कितनी होती है, 160 कैरेक्टर होती है। और ये क्या करता है, इंप्रूव दिस सीटीआर, सीटीआर मींस क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, की जैसे उसको पढ़ के किसी ने उस पर क्लिक किया हो, तो ये सीटीआर को इंप्रूव करता है। देन उसके बाद में क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये क्या करता है, ये अप टू 300 कैरेक्टर्स का होता है, और ये यूनिक होना चाहिए एवरी पेज के लिए, क्योंकि अगर आपके में ये पेज का कंटेंट सेम होगा तो आपको कैनोनिकल टैग बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, और ये बहुत ड्रॉबैक है अगर आप सेम कंटेंट अलग अलग पोस्ट पे यूज कर रहे, तो क्योंकि ये स्पैमिंग में आ जाता है और आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं किया जाता है गूगल के द्वारा या किसी भी सर्च इंजन के द्वारा। रोबोट मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये क्रॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपकी वेबसाइट को कैसे क्रॉल करते हैं, हाउ टू क्रॉल एंड इंडेक्स पेज कंटेंट, क्लोक और हाइड पेजेस की, नो फॉलो मींस की जैसे कि आप किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, बट उसमें आप लिंक तो प्रोवाइड कर रहे हो, बस उसमें अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करे, तो वो नो फॉलो आता है। और नो इंडेक्स मींस कि आपने कोई पेज तो बना रखा है बट वो आपकी वेबसाइट पर शो नहीं होगा, तो वो नो इंडेक्स पेज में आता है। हेडर टैग कौन कौन से होते हैं, इसमें 6 हेडलाइन होती है, H1 to H6, ये बेटर फॉर इंडेक्सिंग होती हैं, ये हमको इंक्लूड करनी चाहिए हर पेज में। कैनोनिकल टैग्स कौन सा, जैसे आपने आपने कोई 2 पेज बना रखे हैं बट उनका कंटेंट सेम है, तो वहां पर आप कैनोनिकल टैग्स को यूज कर सकते हैं। ये ओरिजिनल कंटेंट को मिस आउट होने से बचाता है और सर्च इंजन के इंडेक्सिंग इश्यूज को भी कम करता है। अल्टरनेट टैग्स किसमें यूज होते हैं, अधिकतर इमेज में यूज होते हैं, इमेज का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के यूज होते हैं, और ये इमेज का ऑप्टिमाइजेशन करने के काम आते हैं। यूआरएल का ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है कि यूआरएल में शॉर्टर देन 2083 कैरेक्टर होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, और इसमें अगर कीवर्ड इंक्लूड हो तो वो बहुत अच्छी बात है, और हाइपन का यूज करें बीच में, ना कि और किसी चीज का यूज करना चाहिए हमको यूआरएल में, और लोअर केस का यूज करें, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको रीडेबल होना चाहिए। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, कॉपीराइटिंग, ये वो वाला कॉपीराइट नहीं है जो आप समझते हो कि स्ट्राइक आ जाता है, ये कॉपीराइटिंग स्किल्स होती है कि आपको कंटेंट को कैसे लिखना है और किस तरीके से वो यूज, और सबसे बड़ी बात, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, ह्यूमंस के लिए लिख रहे हैं, नॉट फॉर स्पाइडर्स। इसलिए ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर यूजर्स, you are writing for humans not for spiders, remember this thing always in your mind, okay। एंड यूआरएल का ऑप्टिमाइजेशन ये पहले ही आ चुका है, कैसे करना है, क्योंकि शॉर्ट रखना है उस यूआरएल को, ज्यादा लंबा नहीं रखना है, इजी टू रिमेंबर रखना है। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू द यूजर्स प्रॉब्लम, ओके। ये रिमेंबर रखना है आपको हमेशा। अब आगे क्या चलते हैं, robot.txt, ये फाइल होती है जो काम आती है कि कैसे आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपके वेबसाइट के पेजेस को कैसे क्रॉल करना है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब आप कुछ जो टूल्स होते हैं वो यूज करते हैं, इनकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये साइट मैप्स होते हैं, साइट नेविगेशन को बताते हैं, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को बताते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक्सएमएल और एचटीएमएल। एक्सएमएल किसके लिए होता है, सर्च इंजन के लिए होता है, बट एचटीएमएल यूजर्स के लिए होता है, दोनों ही नेसेसरी होते हैं। टूल्स फॉर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए 3 टूल बहुत ज्यादा फेमस है। पहला कौन सा है, ये प्लगइन्स होते हैं, इनको प्लगइन्स बोलते हैं, योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ एंड रैंक मैथ, ओके। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ये सारे के सारे मेजर्स को इम्प्रूव करता है जो बाहर से होते हैं, कि ऑन पेज पे न होके बाहर से जो प्रोवाइड होते हैं उनमें ऑफ पेज एसईओ मैटर करता है। तो इट इज नॉट मोर देन ए सिंपल लिंक, कि ये कि सिंपल लिंक नहीं होता है, बट ये रिफर करता है, एक बैक लिंक यानी इनकमिंग लिंक टू आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक आ रहा है वो एक बैक लिंक होता है। ये रैंकिंग फैक्टर्स में से एक होता है, और ये किसी चीज को दूसरे को वोट करना है, हाँ ये ट्रस्टवर्दी, आप इस पे जा सकते हो, आप इस पे सर्च कर सकते हो, वो एक बैक लिंक होता है।
गुड बैकलिंक क्या होते हैं कि जो जिन पे गूगल ट्रस्ट करता है वो गुड बैकलिंक होते हैं, जैसे कि रिव्यू वेबसाइट होती है, विकिपीडिया हुआ, लिंक्डइन हुआ। बट बैड बैकलिंक्स में कौन कौन से आते हैं, जो फेक सोशल मीडिया अकाउंट से होते हैं, वो बैड बैकलिंक्स में आते हैं। इन चीजों को हमको कभी भी क्रिएट नहीं करना है, गुड बैकलिंक्स को ही फॉलो क्रिएट करना है। डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होते हैं, डू फॉलो लिंक में ऑथोराइजेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है, बट नो फॉलो लिंक ये हेल्प कर, नो फॉलो लिंक ये डू फॉलो लिंक में ऑथोराइजेशन प्रोवाइड की जाती है, बट नो फॉलो लिंक में ऑथोराइजेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती और ना ही ये हेल्प करते हैं रैंकिंग में। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड डू फॉलो लिंक्स। तो हाउ टू क्रिएट ए बैकलिंक, ये बहुत सारी मैंने आपको बुक मार्किंग वेबसाइट बता रखी है, यहाँ से आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक एनाटॉमी होती है कि ऐसे एक लिंक क्रिएट होता है वेबसाइट में। डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट, यहाँ पे से आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, बिल्ड ऑन ए लिंक ऑन www.a1webdirectory.org। इमेज लिंकिंग, यहाँ से आप ये जितनी वेबसाइट है और फ्री इमेज के लिए पिक्साबे, अनस्प्लाश एंड पिक्सेल्स यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग क्वालिटी क्वेश्चन आंसर एंड लिंक्स, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट से भी आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये कोरा और answer.yahoo.com ये सारी वेबसाइट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेस्ट पोस्टिंग, जैसे आप किसी दूसरे के वेबसाइट पे आप पोस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप उनके ये जो दो टूल होते हैं, ये ईमेल मार्केटिंग के लिए होता है और ये डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए होती है, ये यूज कर सकते हैं। एंड किसी भी वेबसाइट पे आप उनके कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाके आप उनको अप्लाई कर सकते हैं कि हम आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं या आर्टिकल लिखना चाहते हैं, एंड वहाँ से आप अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो हुआ ये आपका एसईओ का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए, या एसईओ में आप और क्या कौन कौन सी चीजें वो कर सकते हैं। और ये जो मैं इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट अभी। ओके, ये मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी पीडीएफ, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक मिनट में फिर ये ऑफ हो जाएगा पूरा का पूरा। ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दी है। थैंक यू फॉर टेकिंग द वेबिनार। ओके, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बाद में भी और सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा कनेक्टेड विद में। थैंक यू।